ये 2 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। याद रखिए हम लोग यूपीएससी से संबंधित जितने भी आईएएस से संबंधित लेक्चर देखते जा रहे हैं वो आईएएस की जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। तो पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा, पहला और दूसरा कथन सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन होगा बी सही इसमें। याद रखिए पहले का बी है, पहले का क्या होगा? बी ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है। तो याद रखना, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इस प्रकार दूसरे का होगा ए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है। पहला कथन है इसमें, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ये सही है आपका। और फिर दूसरा है, एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। ये ऑप्शन गलत है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैव संसाधन में संबंधित बौद्ध संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। तो याद रखिए उपयुक्त में से कथन हो गए, सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3 सही होगा कथन, ठीक है। तीसरे का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है क्वेश्चन, भारतीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है। तो इसका होगा पहला कथन है, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों के अनुरूप। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए चौथे का होगा ए ऑप्शन, केवल एक सही है इसमें। क्या होगा? केवल एक सही है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाएगा, ठीक है। 4 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कथन है, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकता की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त विकल्प स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति जैसी ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को उपयोग लायक बना सकेगी। तीसरा कथन होगा, हिमालय में उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। चौथा कथन है, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित में से ऊपर जो 4 कथन देखे
उनमें से कौन सा सही है? तो याद रखना 5 का होगा बी। कौन सा? 1 और 2 कथन सही होगा। ठीक है, कौन कौन से 1 2? पहला है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। दूसरा है ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित औद्योगिक व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को उपयोग लायक बना सकेगी। तो याद रखना 5 का बी है, 5 का बी है। ठीक है, कथन ए और कथन 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधान पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो याद रखिए 6 का होगा हमारा बी, 2 और 3। कौन से? 2 और 3 सही हो गए। कौन कौन से 2 3 हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये भी सही है। और तीसरा कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। याद रखिए 6वें का बी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा कथन है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 7 का होगा हमारा डी। 7 का क्या होगा? डी, कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। दूसरा यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तीसरा है उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर इसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 8 का होगा सी, 2 1 और 3। कथन ए 1 और 3 सही होगा। कौन कौन से कथन? पहला सही उपभोक्ताओं की खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। तीसरा कौन सा है? उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो याद रखना 8 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। दूसरा कथन है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और तीसरा है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 9 का होगा हमारा बी। 9 का क्या होगा? बी। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो। एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। उपयुक्त में से सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 10 का होगा सी। 10 का क्या होगा? सी। कथन 1 और कथन 4 सही है। कौन कौन से हैं 1 और 4? भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी सही है। और 4 सही है, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। 10 का होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना 11 का डी होगा, तीनों जीवाणुओं की, कवक की और पुष्पीय की। 11 का क्या होगा? 11 का होगा डी। ठीक है, 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जैव भार के गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा है जैव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 12 का होगा हमारा, क्या होगा 12 का? ए, केवल एक। 12 का केवल एक सही है इसमें। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जब जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है? तो पहला है कथन इसमें, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा है, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आविलता दूर करती है और जल की निर्बलता में सुधार लाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 13 का है हमारा ए, केवल एक। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। ठीक है, 13 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है? उसका क्या महत्व है? तो पहला है कथन, वह एक आयामीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा कथन है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए 14 का होगा। इन कथन में सही कौन सा है? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4। कौन कौन से? वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक का जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। और चौथे नंबर है, उसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 का सी होगा। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? पहला है प्रगलन इकाइयाँ, फिर पेन और पेंसिल, तीसरा है पेंट, चौथा है केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए इसका बी होगा, 15 का बी होगा। कौन कौन से? पहला पिघलन इकाइयाँ और तीसरा पेंट। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 15 का। 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं?
पहला है प्रगलन इकाइयाँ, फिर पेन और पेंसिल, तीसरा है पेंट, चौथा है केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए इसका बी होगा, 15 का बी होगा। कौन कौन से? पहला पिघलन इकाइयाँ और तीसरा पेंट। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 15 का। 16, क्वेश्चन नंबर 16, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा कथन है स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तीसरा है कथन स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उपयुक्त कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए बी ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा? स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तीसरा को है स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के उपयोग की जा सकती हैं, तो याद रखिए 16 का होगा बी। 16 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुंगटच फॉर्म के निर्माण में, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, एरोसोल के में दाबकारी एजेंट के रूप में, कैन में। ठीक है, तो उपयुक्त में से सही कथन क्या है? तो याद रखिए 17 का होगा सी, 1 3 4। 1 3 4 कौन होगा? 1 3 4। सुंगटक फॉर्म के निर्माण में, फिर कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। तो याद रखिए 1 3 4 सही होगा इसमें कथन। ठीक है, बात करते हैं अगला 18, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हेलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विविधताएं हैं? तो पहला कथन है यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा है यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो 18 का होगा बी। 18 का क्या होगा? बी। 2 और 3, यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा है यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो याद रखना 18 का बी है। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तीसरा है अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। चौथा है अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। सही कथन कौन से हैं? तो याद रखिए 19 का होगा ए। 1 और 2 कौन सा? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तो याद रखिए 1 2 कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो याद रखना 20 का होगा ए ऑप्शन। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है। ए ऑप्शन है 20 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है प्रथम सती ईस्वी
प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है हमें। तो 21 का क्या है, सी होगा। 1 3 4 1 3 4 कौन कौन से? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 1 3 4 सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पहला सही हो। फिर तीसरा सही हुआ 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो याद रखिए 1 3 कथन सही है, 1 3 4, ठीक है। याद रखिए सी ऑप्शन सही है इसमें। कितना होगा, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार, वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 22 का होगा बी। 2 और 3 वेद ब्राह्मण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 22 का होगा बी, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। दूसरा है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। तीसरा है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। चौथा है दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 23 का होगा सी। इसमें 2 3 4 कथन सही होगा। कौन कौन से? सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। 2 3 4 कथन सही होगा। नागर, डेविड और बेसर हैं। तो याद रखना ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, ठीक है। 24 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 24 का। फिर यही हमारा 25वां क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि? तो याद रखिए 25 का क्या होगा, डी। उपयुक्त कथनों में ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक। क्या है कथन? ये सभी कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो याद रखिए तीनों गलत हैं। 25 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला है स्त्रियों को पेशा पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, बच्चे का पेशाब कराना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 26 का ए होगा। 26 का क्या होगा, ए। 1 2 3 पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीनों कथन सही होंगे। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। फिर बात करते हैं हम लोग 27। 1919 के भारत शासन अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका होगा सी। 1 और 3 सही है। कौन सा? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ठीक है। 1 3 कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो याद रखिए 28 का बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए विस्तृत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो पहला है प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर कौन सा है आधार पर? तो याद रखिए 29 का बी होगा। कौन कौन से? दो, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, 2 और 3 सही है। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? तो याद रखना 30 का होगा बी। संसद को राजसूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धन के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करती है? पहला कथन है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नवनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। तीसरा है कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र उपलब्ध करा के। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो 31 का होगा। 31 का क्या होगा? बी, केवल 2। क्या होगा? केवल 2, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो पहला कथन है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा स्वास्थ्य संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 32 का होगा ए। 32 का क्या होगा? ए। एक केवल सही है, कथन एक सही है। पारिवारिक स्तर पर शिक्षा स्वास्थ्य संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। ठीक है, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा 13 विविधताओं की सुस्पष्ट विशेषता है? तो पहला है वस्तु व सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। दूसरा कथन है भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। तीसरा है केंद्रीय करों में के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 33 का होगा हमारा सी ऑप्शन, 1 और 3। क्या होगा 33 का? 33 का होगा सी, 1 3। कौन कौन सा? वस्तु व सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, ये भी सही हुआ। और फिर होगा तीसरा केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना, ये होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहलें की हैं? तो पहला कथन है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिवेश क्षेत्र की स्थापना। फिर दूसरा है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 34 का होगा डी ऑप्शन। 34 का क्या होगा? डी। 1 2 तीनों सही है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। ठीक है, 34 का डी है।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला, इसमें संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। तीसरा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्ती पुनर्वलोकन। तीसरा, संसद में वित्त, 5वें नंबर का है, कथन संसद में वित्त विधेयक